थॉट्स एंड एक्शन में आपका स्वागत है और हमारी आज की मूवी है साल 2023 की दी राउंड अप नो वे आउट। ये दी राउंड अप सीरीज की दूसरी मूवी है और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले ही चैनल पे एक्सप्लेन किया हुआ है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधे अपने आज के वीडियो की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2019 में साउथ कोरिया के एक शिपिंग पोर्ट से, जहां जो संग नाम का एक ड्रग डीलर अपने कुछ आदमियों के साथ एक जापानीज गैंगस्टर टोमो से मिलने आता है। टोमो ने वहां एक अंडरकवर पुलिस वाले को पकड़ के रखा होता है जो इनके ड्रग डील्स के ऊपर नजर रख रहा था, और टोमो उस पुलिस वाले की आईडी जो संग को दिखाता है, जिसके बाद वो पास पड़ी एक लोहे की रॉड से पीट के उस पुलिस वाले की जान ले लेता है और टोमो से कहता है कि कल मैं व्हाइट शार्क गैंग की चेयरमैन से मिलने वाला हूँ, जिससे हम मन चाहे दाम पे अपना सारा हाइपर ड्रग बेच सकते हैं। और जो संग के जाने के बाद टोमो का आदमी हिरोशी और उसका एक साथी उस पुलिस वाले की डेड बॉडी को प्लास्टिक की शीट में रैप करने लगते हैं, और एक आदमी उस पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर निकाल के अपने पास रख लेता है, जिसके बाद उस बॉडी को समंदर में फेंक दिया जाता है। अगली सुबह हम सियोल शहर का एक सीन देखते हैं जहां रोड रेज में 3 लड़के एक कपल से बदतमीजी कर रहे होते हैं और एक वॉचमैन के उन्हें रोकने पर ये उसे भी पीटने लगते हैं। तभी एंट्री होती है पुलिस इंस्पेक्टर मा सेओक-दो उर्फ डोंग की, जो लोगों की भीड़ देख के वहां आता है और उन लड़कों को ये लड़ाई रोक के रोड क्लियर करने को कहता है, पर वो लड़के उसे भी धमकाने लगते हैं और डोंग उन सब की अच्छे से सर्विस कर देता है। और 2 पुलिस कांस्टेबल्स के वहां आने पर वो इन लड़कों को अरेस्ट करने का बोल के अपने ऑफिस चला जाता है। डोंग की ड्यूटी इस वक्त होमिसाइड डिपार्टमेंट में होती है, जहां मर्डर के केसेस आते हैं, और डोंग वहां अपनी टीम और डिपार्टमेंट के कैप्टन से मिलता है और तभी उन्हें एक डेड बॉडी के सिलसिले में एक कॉल आती है। डोंग और उसकी टीम एक क्राइम सीन पे जाते हैं, जहां पुलिस को एक जवान लड़की की डेड बॉडी मिली होती है जो होटल के 8th फ्लोर से नीचे गिर के मरी होती है। इंक्वायरी करने पर इन्हें पता चलता है कि इस लड़की का नाम कोशी था और कल रात को इसने होटल में एक जापानीज लड़की के साथ चेक इन किया था, और डोंग फौरन कल रात की सारी सीसीटीवी फुटेजेस मंगवाता है। टीम को लड़की के हाथ पे ऑरेंज क्लब नाम के एक डिस्को की स्टैंप और रिस्ट बैंड भी मिलता है, और ये उस क्लब के ओनर को भी ढूंढने लगते हैं। इस लड़की का पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर डोंग से कहती है कि इसके खून में हमें भारी मात्रा में हाइपर ड्रग के ट्रेसेस भी मिले हैं, जो ड्रग अभी साउथ कोरिया में नया आया है और ये कोकेन और मेथ से भी ज्यादा तेज और एडिक्टिव है। और इस लड़की की मौत इसी ड्रग की ओवरडोज से हुई है, जिसके बाद किसी ने इसकी बॉडी को होटल से नीचे फेंका होगा। डोंग के कैप्टन का भी उससे हॉस्पिटल से फोन आता है और वो कहता है कि कल रात कोशी की एक फ्रेंड भी उसके साथ थी, जिसने बताया कि वो दोनों एक साथ उस ऑरेंज क्लब में गए थे और वहां उन्हें एक जापानीज लड़का मिला था जिसके पास वो हाइपर ड्रग की टैबलेट्स थी, और वो लेने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसे हॉस्पिटल छोड़ने के बाद कोशी उसी लड़के के साथ उस होटल में गई होगी। स्टेशन में डोंग का एक साथी उससे कहता है कि ऑरेंज क्लब वालों ने लॉयर हायर कर लिया है और वो इस इन्वेस्टिगेशन में हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहे, साथ ही उन्होंने अपने क्लब की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देने से भी मना कर दिया है। डोंग को ये कंफर्म हो जाता है कि उस ऑरेंज क्लब में ही इन्हें इस केस का कोई और सुराग मिलेगा, पर इनके पास उस क्लब के अगेंस्ट कोई वारंट नहीं होता, इसीलिए डोंग एक कस्टमर बन के उस क्लब के बाहर जाता है। डोंग का एक खबरी उसकी और उसके साथी की क्लब में एंट्री करवाता है और अंदर काफी सारे यंग बच्चे डांस कर रहे होते हैं। डोंग नोटिस करता है कि क्लब के वीआईपी सेक्शन में कुछ लड़के ड्रग्स बेच रहे हैं और वो ऊपर जाने लगता है, पर तभी उसे एक बाउंसर रोकता है और कहता है कि ऊपर का एरिया वीआईपी लोगों के लिए रिजर्व्ड है, और उसके ना मानने पर वो डोंग को एक थप्पड़ मार देता है और अब वो उस बाउंसर को एक जोरदार पंच में जमीन पे लिटा देता है और ऊपर उन लड़कों की तरफ जाता है। मेंस वॉशरूम के अंदर वो एक लड़के के कान मरोड़ के उससे पूछता है कि तुम्हें ये ड्रग की टैबलेट्स कहाँ से मिली, जिसपे वो लड़का उसे पास के एक प्राइवेट रूम में भेजता है, जहाँ 2 लड़के एक लड़की के साथ बैठे होते हैं और टेबल पे वही हाइपर ड्रग्स पड़े होते हैं। डोंग उन लड़कों की भी पिटाई करता है और ड्रग का सोर्स पूछता है, और वो दोनों क्लब के ओनर का नाम लेते हैं और क्लब में ही बने एक कैरियोके बार में से डोंग उस क्लब के ओनर के पास जाता है जो 2 लड़कियों के साथ होता है, और वो उसे अपने क्लब में माइनर्स को ड्रग बेचने के लिए अरेस्ट कर लेता है और पुलिस वहां आके उस क्लब को भी सील कर देती है।
नेक्स्ट सीन में हम जो संग और टोमो को देखते हैं जो एक होटल में व्हाइट शार्क की लीडर चेयरमैन जिन और उसके राइट हैंड आदमी से मिलने आए होते हैं जो चाइनीज माफिया ट्रायड से कनेक्टेड है, और ये दोनों अपने हाइपर ड्रग्स को बेचने के लिए यहाँ एक मीटिंग करने आए होते हैं। और डील पूरी होने पर जिन के आदमी इन्हें एडवांस में पैसे भी देते हैं क्योंकि इनका यह नया ड्रग इन्हें काफी पसंद है। उधर पुलिस स्टेशन में डोंग कोशी नाम की उस लड़की की आखिरी सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें वो नशे की हालत में एक लड़के के साथ होटल के रूम में जाती हुई नजर आती है। डोंग उस लड़की का एक स्केच तैयार करवाता है और ऑरेंज क्लब के ओनर से पूछताछ करता है, पर वो उसे ठीक से कोई जवाब नहीं देता। डोंग अपनी टीम से कहता है कि ऑफिस बेहद गंदा हो गया है और सभी उस रूम को साफ करने की एक्टिंग करने लगते हैं, और जैसे ही एक ऑफिसर सीसीटीवी कैमरे को साफ करने के बहाने उसे कवर करता है, वैसे ही डोंग उस क्लब के ओनर को पीट देता है और पिटाई से बचने के लिए वो सब कुछ सच बताने लगता है। वो कहता है कि इस लड़के का नाम हिरोशी है जो जापान से लाई हुई ड्रग्स क्लब में बेचता है और ये बंदा काफी ऊपर तक कनेक्टेड है। डोंग उससे पूछता है कि इस वक्त हिरोशी उन्हें कहाँ मिलेगा, जिसपे वो कहता है कि उसे ज्यादा नहीं पता, पर वो शहर के गंगनम या इचियन इलाके में रहता है। डोंग अपने कैप्टन और 2 आदमियों को इचियन भेजता है और खुद अपने पार्टनर और अपने उसी खबरी के साथ गंगनम की तरफ जाने लगता है। डोंग का वो खबरी उससे कहता है कि गंगनम में एक क्लब है जिसे 2 भाई बहन चलाते हैं और वो भी अपने कस्टमर्स को ड्रग्स बेचते हैं, इसीलिए हमें एक बार वहाँ भी हिरोशी को ढूंढना चाहिए। और ये तीनों उस क्लब में पहुंच जाते हैं, पर उस क्लब का ओनर इन्हें जाने के लिए बोलता है क्योंकि क्लब शाम को खुलता है, और उसके बदतमीजी करने पर डोंग उसे पंच मारता है और क्लब के हिडन कैबिनेट में उसे वो ड्रग्स और कैश मिल जाता है। और अब ये उन दोनों ओनर भाई बहनों को अपने सामने बिठाता है और अरेस्ट की धमकी देके हिरोशी का वो स्केच दिखाता है और उसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगता है। क्लब की ओनर वो स्केच देखते ही पहचान जाती है और कहती है कि ये हिरोशी है जो जापानीज माफिया याकुजा के लिए काम करता है और ये तुम्हें इचियन के एक अपार्टमेंट में मिल जाएगा। डोंग अपने कैप्टन को कॉल करता है जो इचियन में हिरोशी के एड्रेस पे जा रहा होता है और उनसे कहता है कि ये हिरोशी एक याकुजा है, इसलिए थोड़ा संभल के रहना। डोंग की वार्निंग के बाद कैप्टन और दोनों पुलिस वाले उस अपार्टमेंट के बाहर आके डोर नॉक करते हैं जिसके अंदर हिरोशी और उसका एक साथी हाइपर ड्रग्स के नशे में होते हैं, और पुलिस को देखते ही हिरोशी और उसका साथी किसी जानवर की तरह इन पे टूट पड़ते हैं और वो हिरोशी को एक टेजर मार के काफी मुश्किल से कंट्रोल करते हैं। और वहीं उन्हें 20 किलो हाइपर ड्रग्स के साथ उस पुलिस वाले की सर्विस रिवॉल्वर मिलती है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में मरते हुए देखा था। इन दोनों को अरेस्ट करके कैप्टन डोंग को फोन करता है और कहता है कि हमने हिरोशी और एक आदमी को 20 किलो ड्रग्स के साथ अरेस्ट कर लिया है और हम इन्हें स्टेशन लेके आ रहे हैं। पर तभी एक ब्लैक एसयूवी इनकी कार को एक जोरदार टक्कर मारती है जिससे ये सभी बुरी तरह इंजर्ड होते हैं। उस ब्लैक गाड़ी में से 3 आदमी मास्क पहन के बाहर आते हैं और वो कैप्टन की कार में से सारे ड्रग्स निकाल के अपने बैग में भर लेते हैं। वो देखते हैं कि हिरोशी इम्पैक्ट से बच गया है और वो उसे बेसबॉल बैट से पीट पीट के मार देते हैं और ड्रग्स लेके वहां से भाग निकलते हैं। जब ये तीनों आदमी एक जंकयार्ड में आके अपने मास्क उतारते हैं तब हम देखते हैं कि ये जो सिंह और उसके आदमी हैं जो अपनी कार डंप करके सारे कपड़े चेंज करते हैं, जिसके बाद ये तीनों गुस्से में टोमो के पास जाने लगते हैं। टोमो के अड्डे पे जाते ही ये उसके दरवाजे पे खड़े आदमियों को पीटते हैं और टोमो जो संग से पूछता है कि तूने मेरे आदमी हिरोशी को क्यों मार दिया। जो संग टोमो पे भी हाथ उठाता है और कहता है कि इन ड्रग्स को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तेरी और तेरे आदमियों की थी, फिर पुलिस इन तक कैसे पहुंच गई, और अगर आज मैं ना होता तो तेरा हिरोशी और ये सारे ड्रग्स इस वक्त इसी पुलिस स्टेशन में होते। दरअसल इन दोनों ने जापानीज याकुजा के शिपमेंट से ये ड्रग्स चुराए थे और अब ये इन्हें चाइनीज ट्राइड को बेचने वाले हैं। इसलिए जो संग टोमो से कहता है कि इन ड्रग्स को फिर से पैक करवाओ क्योंकि कल हमें ये ड्रग्स ट्राइड की चेयरमैन जिन को डिलीवर करने हैं और अब ये डील होने तक कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। उधर डोंग कार क्रैश में इंजर्ड कैप्टन और अपने 2 टीममेट से मिलने हॉस्पिटल आता है और वहीं उनसे मिलने एक दूसरी डिस्ट्रिक्ट से 2 ऑफिसर्स भी आते हैं। वो डोंग से कहते हैं कि उन ड्रग्स के साथ जो रिवॉल्वर आपकी टीम को कल रात मिली वो हमारे पुलिस कैप्टन जोंग की थी जो इस हाइपर ड्रग्स और कोरिया में आई याकुजा मेंबर्स को फॉलो कर रहे थे। पर एक हफ्ते पहले हमें समंदर में उनकी डेड बॉडी मिली है और जरूर इन ड्रग्स और हमारे कैप्टन की इन्वेस्टिगेशन का कोई कनेक्शन है। हाइपर ड्रग्स और इसे बेचने वालों की सही इंफॉर्मेशन लेने डोंग अपने पार्टनर के साथ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट की पुलिस टीम के ऑफिस जाता है, पर यहाँ हमें पता चलता है कि इस टीम का लीडर खुद जो संग है जो अपने 2 करप्ट आदमियों के साथ अपनी पावर का मिसयूज करता है और ड्रग डीलिंग से पैसे बनाता है।
डोंग जो संग और उसकी टीम से हाथ मिलाता है और वो उसे अपने ऑफिस में इनवाइट करते हैं, जहां वो अब तक की अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की चीजें उनसे शेयर करता है। जो संग डोंग से कहता है कि हम आपकी टीम के साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे, पर इस वक्त हम थोड़ा बिजी हैं, और उनके इस बिहेवियर से डोंग भड़क जाता है और वो उनके ऑफिस से जाने से पहले उनसे कहता है कि ये काफी अजीब बात है कि एक इनोसेंट लड़की और एक पुलिस कैप्टन अब तक मारे जा चुके हैं, पर तुम्हारी टीम को इस हाइपर ड्रग या इसके डीलर्स के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। और सिचुएशन टेंस होता देख के डोंग का पार्टनर उसे वहां से बाहर ले जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि डोंग गुस्से में इन पुलिस वालों पे हाथ उठा के सस्पेंड हो जाए। नेक्स्ट सीन में हम टोमो को देखते हैं, जो वो 20 किलो ड्रग्स लेके अपने आदमी कैंडी से मिलता है और उसे हिरोशी की जगह ये सारे ड्रग्स रखने और पैक करने के लिए देता है। डोंग को एक और क्लब ओनर और कार डीलर चेरी के बारे में पता चलता है, जो हाइपर ड्रग्स की स्मगलिंग में शामिल है, और वो उससे पूछताछ करने जाता है, पर चेरी उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाने लगता है, जिसपे उसे डोंग से अपनी गर्लफ्रेंड के सामने पिटना पड़ता है। और उसके होश में आने पर डोंग और उसकी टीम उसे अरेस्ट की धमकी देके उससे उन ड्रग्स के सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन मांगते हैं। चेरी उन्हें टोमो और कैंडी की फोटो दिखाता है और कहता है कि यही लोग मेरे क्लब्स और कार डीलरशिप के थ्रू अपने ड्रग्स को मूव करते हैं। उधर हम जापान का एक सीन देखते हैं, जहां हमें याकुजा का प्रेसिडेंट इचिजो दिखाया जाता है, जिसे सभी गैंगस्टर्स सर झुका के सैल्यूट करते हैं। इचिजो को अपने गायब हुए ड्रग्स का पता चल चुका होता है, इसीलिए वो अपने खास आदमी रिकी को साउथ कोरिया जाने के ऑर्डर्स देता है और कहता है कि टोमो और उसके सभी आदमियों को मार के मेरे वो ड्रग्स वापस जापान लेके आओ। उधर जो सुंग चेयरमैन जिन और उसके आदमी के पास पहुंच जाता है, पर टोमो वहां ड्रग्स लेके नहीं आता। वो टोमो को कॉल करके पूछता है कि उसे और कितनी देर लगेगी, पर टोमो कहता है कि इचिजो को हमारी चोरी का पता चल चुका है और उसने रिकी नाम के अपने खास हिटमैन को हमारे पीछे लगा दिया है, इसीलिए मैं सारे ड्रग्स लेके कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो रहा हूँ और तू भी कुछ दिन डील को पोस्टपोन करके ये शहर छोड़ दे। कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद वो जिन से माफी मांगता है और बोलता है कि डिलीवरी में कुछ प्रॉब्लम आ गई है और मुझे 2 दिन और चाहिए, जिससे वो चिढ़ जाती है, क्योंकि वो लोग उसे ड्रग्स के लिए पहले ही एडवांस में कुछ पेमेंट दे चुके हैं। और जिन का वो राइट हैंड मैन जोसन से कहता है कि हम जानते हैं कि तू पुलिस वाला है, पर अगर अगले 2 दिनों में हमें ड्रग्स की डिलीवरी नहीं मिली तो हम किसी पुलिस वाले को भी मारने से पहले नहीं सोचेंगे। उधर साउथ कोरिया आते ही याकुजा के इस देश में रह रहे सभी मेंबर्स रिकी का वेलकम करते हैं और रिकी अपनी तलवार लेके सीधे टोमो के अड्डे पे जाता है और उसके आदमियों को काट डालता है। और टोमो के सारे गैंग को मारने के बाद भी उसे वो ड्रग्स या टोमो कहीं नहीं मिलते। उधर चेरी की हेल्प से डोंग टोमो के एक क्लब में जाता है और उसके कुछ आदमियों को मारने के बाद वो कैंडी को पकड़ लेता है, जो उसके क्लब में ड्रग्स बेच रहा था, और वो भी उससे टोमो की लोकेशन मांगता है। और कैंडी कहता है कि टोमो इस वक्त एक होटल में मिलेगा। वहां टोमो जब अपना सामान और कैश लेके भाग रहा होता है, तभी रिकी वहां आ जाता है और कहता है कि याकुजा के प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पर तुझे मेरे साथ चलना होगा, वरना मैं तेरे गैंग की तरह तुझे भी काट डालूंगा। उसी होटल की पार्किंग में डोंग भी पहुंच जाता है, जहां उसे टोमो रिकी के आदमियों के बीच में बैठा हुआ दिखता है और डोंग समझ जाता है कि ये लोग टोमो को जबरदस्ती कहीं ले जा रहे हैं। डोंग उनका रास्ता रोकता है और उन सबको कार से बाहर आने को बोलता है और वो उस पर टूट पड़ते हैं और टोमो वहां से भागने लगता है। डोंग सबसे लड़ने लगता है, पर तभी रिकी पीछे से एक कार से उसे जोरदार टक्कर मारता है और डोंग दूर जाके गिरता है, जिसके बाद रिकी के आदमी टोमो को अपनी कार में डाल के ले जाते हैं और डोंग कुछ नहीं कर पाता। कुछ ही देर बाद वहां ढेर सारी पुलिस आ जाती है और जो संग और उसके साथियों को भी लिफ्ट की सीसीटीवी से पता चलता है कि रिकी यहाँ आया था और जरूर वही टोमो को अपने साथ ले गया है। रिकी के आदमी एक शिप के पास टोमो को बेहद बुरी तरह पीटते हैं और वो टोमो से कहता है कि अगर तू मुझे उन ड्रग्स की लोकेशन बता दे तो मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। पर टोमो कहता है कि मैं जानता हूँ कि ड्रग्स मिलने के बाद भी तू मुझे मार देगा, इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि जहाँ मैंने वो ड्रग्स छुपाए हैं तू वहां नहीं पहुंच सकता। और यूजलेस होने की वजह से रिकी टोमो को जान से मार देता है। अगले दिन पुलिस को टोमो की डेड बॉडी मिलती है और जोसंग और डोंग दोनों की ही टीम्स उस क्राइम सीन पे जाते हैं। डोंग कैंडी के घर उससे पूछताछ के लिए जाता है और उसके डर से कैंडी वॉल पे एक फ्लो चार्ट बनाता है और हाइपर ड्रग्स के सारे प्लेयर्स के बारे में उसे और उसकी टीम को बताता है। वो कहता है कि टोमो का एक पार्टनर भी है जो हमेशा कहता था कि उन्हें कभी पुलिस या कस्टम से डरने की जरूरत नहीं है, और यही पार्टनर जो संग होता है। पर कैंडी के पास उसका कोई नाम या फोटो नहीं होती और डोंग को लगता है कि रिकी और याकुजा के लोगों ने टोमो की तरह उसके इस पार्टनर को भी मार दिया होगा।
पर जोसंग बिल्कुल ठीक होता है और शहर में इस वक्त हर जगह टोमो के छुपाए हुए ड्रग्स को ढूंढ रहा होता है और उसकी टीम का एक करप्ट ऑफिसर रात के 2 बजे टोमो के एक दूसरे ऑफिस में घुस के ड्रग्स ढूंढने लगता है और वहाँ की एक दीवार भी तोड़ देता है। पर तभी वहाँ अपने आदमियों के साथ रिकी आ जाता है और वो उसे मारने से पहले उसके बॉस जोसंग का नाम पता कर लेता है ताकि ड्रग्स का पता करके उसे भी खत्म किया जा सके। सुबह पुलिस के साथ जोसंग अपने आदमी को मरा हुआ देखता है और जापान में प्रेसिडेंट इचीजो को फोन करता है। इचीजो उससे कहता है कि मुझे मेरे ड्रग्स वापस चाहिए, पर जोसंग बोलता है कि वो ड्रग्स मेरे हैं और तुझे उसे खरीदने के लिए मुझे पे करना पड़ेगा। और इचीजो उस पर हंसता है और कहता है कि मेरा एक खास आदमी तुझे ठीक से पे कर देगा, बस थोड़ी देर वेट कर। उधर जोसंग का आदमी उसे याद दिलाता है कि आज हमें ट्राइड गैंग की चेयरमैन जिन को वो ड्रग्स डिलीवर करने थे और जोसंग अपने आदमी के साथ जिन से एक मीटिंग के लिए जाता है और ड्रग्स डिलीवर करने के लिए 2 दिन और मांगता है। जिन अपनी कार से बाहर नहीं आती और उसका राइट हैंड मैन जोसंग को फिर से बिना ड्रग्स के आने के लिए 2-4 थप्पड़ मारता है, जिससे गुस्से में आके वो उससे और उसके गैंग से भिड़ जाता है और काफी लड़ाई के बाद वो जिन से कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे ड्रग्स डिलीवर करूंगा। डोंग को भी ये पता चलता है कि जोसंग ही नारकोटिक्स टीम का एक ऑफिसर टोमो के ऑफिस में मारा गया है और वो जोसंग के ऑफिस चला जाता है और पूछता है कि तुम्हारा आदमी रात के 2 बजे एक ड्रग डीलर के ऑफिस में क्या ढूंढ रहा था। और जोसंग के एक आदमी के उसे उंगली दिखाने पर वो उसकी उंगली तोड़ देता है, पर जोसंग तब तक अपने ऑफिस से जा चुका होता है। अब डोंग श्योर होता है कि जोसंग करप्ट ऑफिसर है और वो वही टोमो का अननोन पार्टनर है जो उसे पुलिस से दूर रखता था, पर ये सब प्रूव करने के लिए उसके पास कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होता। कैंडी डोंग और उसके पार्टनर से कहता है कि ड्रग बिजनेस में आने से पहले टोमो यार्ड का बिजनेस करता था और डोंग टोमो के पुराने यार्ड बिजनेस के एड्रेस पे जाता है जहां उसे टोमो की लूसी नाम की यार्ड की चाबी मिलती है। पर सारे यार्ड देखने के बाद भी उन्हें कहीं ड्रग्स नहीं मिलते। पर तभी डोंग को एक हिडन लॉकर में से कुछ रस्सियां मिलती हैं और वो नोटिस करता है कि यार्ड से नीचे पानी में भी कुछ रस्सियां लटक रही हैं, जिन्हें ऊपर खींचने पर इन्हें फाइनली वो सारे ड्रग्स के पैकेट मिल जाते हैं। ड्रग्स लेके ये चेरी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि जोसंग को कॉल करके बोल कि तुम्हारे ड्रग्स मेरे पास हैं, और वो कॉल के बाद उसे ड्रग्स के साथ अपनी एक सेल्फी भी भेजता है। जोसंग कन्विंस हो जाता है और कुछ देर के बाद वो चेरी को कॉल करके एक लोकेशन पे मिलने के लिए बुलाता है, जिस एड्रेस को डोंग भी नोट कर लेता है। सब कुछ डोंग के प्लान के अकॉर्डिंग ही हो रहा होता है, पर जोसंग एक गेम खेलता है और वो अपने एक आदमी के साथ रिकी के अड्डे पे पहुंच जाता है, जहां रिकी उसके गले पे तलवार लगा देता है और वो भी उस पे अपनी रिवॉल्वर पॉइंट करता है। जोसंग उससे कहता है कि तू चाहे तो ये सारे ड्रग्स लेके जापान वापस जा सकता है, पर उसके लिए तुझे डोंग को मारना होगा क्योंकि वो पुलिस डिपार्टमेंट में मुझे एक्सपोज कर सकता है। और रिकी इस डील के लिए मान जाता है और जोसंग उसे वो ड्रग्स की लोकेशन दे देता है। रात को चेरी ड्रग्स का बैग लेके उस लोकेशन पे आता है, पर वहाँ जोसंग की जगह रिकी को देखकर उसकी हालत खराब होने लगती है और वो बैग फेंक के भागने लगता है, पर रिकी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। चेरी की चीखें सुन के डोंग भी अंदर आता है और रिकी के आदमी उसे बैट से सर पे हिट करके बेहोश कर देते हैं। रिकी वो बैग खोलता है और देखता है कि उस बैग में ड्रग्स की जगह नमक भरा हुआ है, क्योंकि असली ड्रग्स डोंग के टीममेट्स के पास बाहर गाड़ी में होते हैं। और जोसंग कुछ भाड़े के गुंडों के साथ उन पर अटैक कर देता है और वो ड्रग्स का बैग उनसे छीन लेता है। तभी वहाँ ढेर सारी पुलिस की गाड़ियां भी आने लगती हैं और रिकी अपने आदमियों के साथ बेहोशी की हालत में डोंग को कार में डाल के भाग जाता है। अपने अड्डे पे पहुंच के रिकी के आदमी डोंग को बेसबॉल बैट से पीटने लगते हैं और जोसंग उसे कॉल करके कहता है कि ड्रग्स मेरे पास आ चुके हैं और मेरे लिए पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए थैंक यू। और उसके इस डबल क्रॉस से रिकी बेहद गुस्से में आ जाता है, पर तभी उसे अपने आदमियों के पिटने की आवाजें आती हैं। रिकी के कॉल पे डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से डोंग उसके आदमियों को अच्छे से धोता है और फाइनली रिकी अपनी सामुराई तलवार के साथ डोंग से फाइट करता है, पर डोंग उससे बहादुरी से लड़ता है और उसे उस फाइट में हरा देता है और बैकअप के लिए पुलिस वालों को बुला के वहां से भागता है। उधर जोसंग अपने पार्टनर के साथ स्टेशन के एविडेंस लॉकर से गोल्ड और ड्रग्स लेके बाहर आता है, जहां से वो चाइना भागने की तैयारी में होते हैं। पर तभी डोंग फुल स्पीड में उसकी कार को टक्कर मारता है और जोसंग अपने पार्टनर को छोड़ के वापस पुलिस स्टेशन के अंदर भाग जाता है। शोर सुन के बाकी पुलिस वाले भी डोंग को रोकने लगते हैं और डोंग उन्हें समझाता है कि वो भी पुलिस वाला है और वो उन्हें धक्का मार के स्टेशन के अंदर जोसंग के पीछे भागता है। डोंग उस मोबाइल नंबर पे कॉल करता है जिसे उसने ड्रग्स के बैग में छुपाया था और वो फोन देख के
जोसन समझ जाता है कि डोंग की टीम उसे काफी देर से ट्रैक कर रही है और वो एक बेसबॉल बैट से डोंग के ऊपर हमला करता है, पर डोंग उसे उसी के ऑफिस में बुरी तरह पीटता है और फाइनली पुलिस उसे करप्शन और ड्रग्स के चार्जेस में अरेस्ट कर लेती है। और इन दी एंड हम डोंग और उसकी सारी टीम को चेरी और उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में पार्टी करते हुए देखते हैं, जिन्होंने एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन से शुरू करके एक ड्रग ट्रैफिकिंग रिंग को खत्म किया है। एक और ऐसी ही कोरियन क्राइम मूवी के लिए लेफ्ट या राइट वाली वीडियो पे क्लिक करना। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग थॉट्स इन एक्शन।